Welcome back, students. So this is the first lecture on crash course related to the measurement and scalars and vectors. तो स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को. तो मेजरमेंट इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट बिट्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. इंट्रोडक्शन, एसआई सिस्टम, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई, डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एरर्स, राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो ये सभी टेबल ऑफ कंटेंट है मेजरमेंट का. एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बिट है इंट्रोडक्शन. तो जैसे पता होगा फिजिक्स में हम जो भी क्वांटिटीज होते हैं उनको दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी मींस जो क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं. और जो क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है, ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. जैसे लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फोर्स इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट बिट है फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, और डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है. ओके, जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट क्योंकि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है. फोर्स इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, और फोर्स का जो यूनिट रहेगा न्यूटन, ये डिराइव्ड यूनिट बन जाएगा. ओके, तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेट लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का और डिराइव्ड क्वांटिटी का, तो उस सेट को कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट. ओल्ड टाइम्स में हम तीन सिस्टम ऑफ यूनिट से फैमिलियर थे, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस. ये तीनों भी सिस्टम्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्लेन किए गए, लेंथ, मास एंड टाइम. एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम. तीनों भी सिस्टम में कॉमन पार्ट टाइम है. टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच इज सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ. इन तीनों की जो सिस्टम ऑफ यूनिट थे इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, और इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया फिर एक स्टैंडर्ड सिस्टम ने जिसका नाम है एसआई सिस्टम. ऐसा मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, इसे सभी नेशंस फॉलो करते हैं. ओके, तो ये क्यों स्टैंडर्ड है ये समझ लो आप. इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक्सप्लेन किए गए. वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे देखो आप. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, luminous intensity, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये 7 भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे कौन से यूनिट में हम यूज करते हैं वो देखते हैं. लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. ओके, इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी ऐसा सिस्टम ने हमें एक्सप्लेन किया है. वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसे प्लेन एंगल कहा जाता है, जिसे हम रेडियंस में मेजर करते हैं. और जो 3 डायमेंशनल एंगल होता है, जो आइसक्रीम का हम कोन खाते हैं, तो उस कोन का एंगल देखो आप, जैसे 3D एंगल होता है तो उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है. तो ये सॉलिड एंगल हम स्टे रेडियंस में मेजर करते हैं. इन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का आप इंपॉर्टेंस समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेसिक पार्ट में. ये 2 ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता. ओके, बाकी अगर फिजिक्स की क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो जिस क्वांटिटी को यूनिट नहीं है उसको डायमेंशन भी नहीं होता है, और जिस क्वांटिटी को यूनिट है उसको डायमेंशन डेफिनेटली होता है. लेकिन ये 2 ही एक्सेप्शनल क्वांटिटीज है हमारे पूरे फिजिक्स के क्वांटिटीज के साथ. इनको यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो ये कुछ बेसिक पार्ट हुआ ऐसा सिस्टम का. तो अभी तक हमारे 2 बिट कंप्लीट हुए, इंट्रोडक्शन एंड ऐसा सिस्टम. इसके बाद हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं जो है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई. तो ये भी बहुत इजी है. जैसे आपको पता होगा इन्हें हम यूज भी करते हैं. 1 किलोमीटर मींस
1000 मीटर। तो किलो ये सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब कोई भी वर्ड के पहले आने वाला जो बीट होता है उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। तो हमारे ऐसा सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं, इनको देखते हैं हम। जैसे कुछ पॉजिटिव पावर के और कुछ नेगेटिव पावर के। पॉजिटिव पावर की ओर पहले जाते हैं, हेक्टो, 10⁻² रहा तो उसे हेक्टो कहा जाता है। 10⁻³ रहा तो किलो, उसके बाद 10⁻6 रहा तो मेगा, 10⁻9 रहा तो गीगा, 10⁻12 रहा तो टेरा। तो इतने हमें ज्यादातर लगते। ओके, इसके आगे भी होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव पावर के भी कुछ होते हैं, जैसे 10⁻⁻1 डेसी, उसके बाद 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली स्मॉल एम, 10⁻⁻6 माइक्रो म्यू, 10⁻⁻9 नैनो स्मॉल एम, 10⁻⁻12 पिको। ओके, इसके बाद भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में हमें इतने लगते हैं। तो इतने यूनिट्स के साथ आपको फैमिलियर होना है। ये टॉपिक जैसे खत्म होगा वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस टॉपिक के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैंने सभी बिट्स इस टॉपिक के जो भी मैं डेफिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ उन डेफिनेशंस को मैंने वहां पर लिखकर एक पीडीएफ अपलोड किया है। तो उसे देखिएगा, उसमें आपको हर एक इसके भी आगे बहुत सारे जो एडिशनल प्रीफिक्सेस है वो भी आपको उसमें नजर आएंगे। तो उसे देखना मत भूलिएगा। इस टॉपिक के एंड होने के बाद आप जरूर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन ऐसे हो गया डायमेंशन। कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब क्या होता है? The power to which fundamental quantity must be raised is called as dimension of physical quantity. कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना पावर राइज हुआ है, इसका कैलकुलेशन मतलब उस क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। जैसे एक क्वांटिटी का डायमेंशन लेते हैं हम, और बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स में लगभग 80 या 90 के करीब क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन हमें पूछे जा सकते हैं। तो जो पीडीएफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस पीडीएफ में वो सभी 80 to 90 क्वांटिटीज का कलेक्शन मैंने टॉपिक वाइज किया है। जैसे सर्कुलर मोशन में जितने टॉपिक आते हैं उन सभी का कलेक्शन है, उनके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और उनके डायमेंशन। तो ऐसा पूरा कलेक्शन उस पीडीएफ में, उस पीडीएफ को डाउनलोड करते ही आपको पूरे डायमेंशन मिल जाएंगे। इस वजह से मैं ज्यादा डायमेंशन यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चन आंसर में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सिर्फ एग्जाम के लिए मैं एक ही करता हूँ, जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Fr² डिवाइडेड बाय m1m2। ये हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है फॉर्मूला जी का, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नीट कहो, जेई कहो या फिर हमारे सीईटी में कहो, आप बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस वजह से एक ही एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आता है? m1 L1 T⁻²। r मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या होगा? L2। m1 m2 मासेस है, मतलब उनका डायमेंशन मतलब kg, मतलब डायमेंशन वाइज हम मास को किससे डिनोट करते हैं? m से। तो kg into kg, kg स्क्वायर। सो m1 into m1 मतलब m⁻² बन जाएगा। तो फाइनल देखो, यहाँ पर m1 यहाँ पर m2 क्या बन जाएगा? m⁻⁻1, L1 L2 L3, उसके बाद T⁻⁻2 as it is। तो ये बन गया डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, तो आई होप आपको डायमेंशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब ये डायमेंशन तो हम निकालते हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है हमारे फिजिक्स में? इससे रिलेटेड देखो आप, 3 बिट्स है, 3 एप्लीकेशंस होते हैं इसके। पहला एप्लीकेशन होता है ट्रूथनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T⁻⁻1 होता है। लाइक दैट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1 और टाइम का T1, तो इसे कंबाइन करते हैं तो फिर से हमें L1 T⁻⁻1 मिलता है। मतलब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर सही है तो इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड के क्वांटिटीज और राइट हैंड साइड के क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो इक्वल आता है, तभी ये फॉर्मूला सही है। ओके, अदरवाइज ये अगर डायमेंशन मैच नहीं हुए लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के साथ, तो फिर ये फॉर्मूला गलत होता है। तो कोई भी फॉर्मूला सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है, कोई भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर हम किसी क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं
तो जो कन्वर्जन फैक्टर लगता है हमें, उस कन्वर्जन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ये आपने 11th में देखा होगा, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है 10⁵ टाइम्स। ओके, तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है 10⁵, ये फाइंड आउट करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद न्यू बिट लास्ट एप्लीकेशन है जो है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अभी नहीं लेता हूं, जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं तो एट दैट टाइम इसके ऊपर मैं जरूर क्वेश्चन लेने वाला हूं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू length of conical pendulum and acceleration due to gravity, derive the relation between them। तो आपको फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट असाइन करके l⁻x और g⁻y लिखना पड़ता है। जितने वेरिएबल हो उनके ऊपर उनके वेरिएबल्स असाइन करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन पुट करके x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने पड़ते हैं बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली दिस इक्वेशन। तो फाइनली फिर हमें फॉर्मूला मिल जाता है इस इक्वेशन का, P is equal to 2 pi under root L by G। Okay, so in this way we can derive the relationship between various physical quantity by using dimension analysis। तो ये dimension analysis के 3 uses हैं। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, याद रखिएगा। इस टॉपिक पर अगर 2 या 3 क्वेश्चन हमें अगर सीटी में पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली बेसिक पार्ट पर रहेगा। ओके, इसके बाद डायमेंशन पर एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगर डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस आपने कर दिया तो डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आपके सीटी के आज ही फिक्स हो गए, ऐसा आप समझ सकते हो। इसके ऊपर जो भी प्रैक्टिस रहेगा वो हम क्वेश्चन आंसर के लेक्चर में जरूर करते हैं। ओके, अभी इतना ही हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एरर्स। तो जैसे आपको पता होगा कोई भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसके ट्रू वैल्यू में और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसे एरर कहा जाता है। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये एरर्स कुछ टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और उसके बाद लास्ट होता है रैंडम एरर। तो सभी एरर्स के बारे में समझ लो। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होने की वजह से जो एरर कॉज होता है उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। इसी को हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। ओके, जैसे हमारी घड़ी में अगर घड़ी का कांटा अगर 5 मिनट आगे चला जाए मिनट हैंड, तो जो एरर कॉज होता है उसी कांस्टेंट एरर कह सकते हैं हम। वो हर टाइम में आपको 5 मिनट का एरर बताने वाला है, तो ये एरर कांस्टेंट होता है, कम भी नहीं होता है ज्यादा भी नहीं होता है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। सेकंड एरर है इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन उसका अरेंजमेंट अगर हम गलत कर दें तो जो एरर कॉज होता है उसे सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। जैसे एमीटर या फिर वोल्टमीटर यूज करने से पहले जीरो कैलिब्रेशन करना पड़ता है हमें, वहां पर एक स्क्रू होता है जिसे हमें एडजस्ट करके वो जो स्केल है विदाउट रीडिंग उसका एरो कहां पर होना चाहिए, जीरो में। तो अगर जीरो में नहीं रहा तो जो एरर कॉज होगा उसे इसे मतलब हम एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, लेकिन उसे यूज करने में अगर हम गलती कर दें तो फिर उसे सिस्टमैटिक एरर हम कह सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंट भी सही है, अरेंजमेंट भी उसका सही किया, लेकिन रीडिंग लेते वक्त अगर हमने गलती कर दिया तो उसे पर्सनल एरर या फिर ऑब्जर्वेशनल एरर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर कैसे कॉज होता है ये कोई भी नहीं बता सकता है, रैंडमली कॉज होता है। फिर इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लीटली निकाल नहीं सकते रैंडम एरर को। इसके मिनिमाइजेशन के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं वो समझ लो आप। ओके, सबसे पहले तो हम मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू निकालना मतलब एवरेज वैल्यू निकालना। जैसे हमारे पास किसी मेजरमेंट के एन रीडिंग से x1 x2 x3 अप टू xn, तो उनका मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, xn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n, इसे मीन वैल्यू कहा जाता है। इसके बाद हम इन मीन वैल्यूज का एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x1, और इसे हमेशा मॉड में लिया जाता है, मतलब इसका अगर सबट्रैक्शन माइनस भी आ जाए तो इसे लिखते वक्त प्लस ही लिखना। ओके, तो हर मीन वैल्यू से अगर हम गिवन रीडिंग माइनस कर दें तो उसे फिर एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। अगर n रीडिंग्स हमारे पास हैं तो हमें n एब्सोल्यूट एरर्स मिलते हैं। लास्ट वाला एरर क्या होगा, डेल्टा xn इज इक्वल टू xm माइनस xn। ठीक है, तो n एब्सोल्यूट एरर मिलने के बाद उनका फिर से हम मीन वैल्यू लेते हैं, फिर उसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे डेल्टा xm से डिनोट करते हैं हम मॉड में। तो इसका वैल्यू कैसे हम निकालने वाले हैं, डेल्टा x1
प्लस डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। ओके, इसके बाद रिलेटिव एरर निकालते हैं हम। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा xn, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमें परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू 100। ओके, सो इन दिस वे हम एरर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसे एरर्स कहते हैं हम। और ये एरर्स के मिनिमाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। कौन से वाले एरर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रैंडम एरर। ओके, तो यहाँ पर एरर खत्म होता है। इसके बाद भी और एक बिट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, जिसे कहा जाता है ग्रुपिंग ऑफ एरर। दो क्वांटिटीज देखो आप, जैसे ये एक्स क्वांटिटी है जिसमें एरर आ सकता है प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। ओके, और ये वाई क्वांटिटी है जिसमें एरर आ सकता है प्लस और माइनस डेल्टा वाई। ओके, तो अगर हम x और y को अगर ऐड करते हैं और अगर हमें z मिलता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो z में जो एरर रहेगा उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सेम प्रोसेस रिपीट होगा अगर ये दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होते हैं तो भी, मतलब दो क्वांटिटी अगर ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, उनके एरर को तो हमेशा हम ऐड ही करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि एरर हमेशा हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए काउंट करते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए कभी भी नहीं। तो दो क्वांटिटीज कभी भी ऐड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो, उसे हम हमेशा उन एरर्स को ऐड ही करने वाले। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है, अब यही दो क्वांटिटीज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई, अगर हमें z मिलता है, या फिर अगर हम इन दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो एट दैट टाइम आल्सो जो परसेंटेज एरर रहेगा z में, इसे हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। मतलब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, हमेशा उनके रिलेटिव एरर को हम ऐसे कैलकुलेट करने वाले। अगर परसेंटेज एरर निकालते हैं तो 70% आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ ग्रुपिंग ऑफ एरर्स का रहेगा। इसका एक लास्ट बिट है, अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ ऐसा प्रोपोर्शनल है y इज इक्वल टू x रेज़ टू n, तो एट दैट टाइम अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना हो y का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा y बाय y परसेंट इज इक्वल टू n इनटू डेल्टा x बाय x परसेंट। ओके, तो इस वजह से हम एरर्स का ग्रुपिंग करते हैं। और इसका एक लास्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ, उसमें सभी बिट ये कवर होते हैं। ये अगर समझ में आ जाए तो फिर ज्यादा कुछ पहले वाले बिट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कैसा क्वेश्चन आता है, ये नीट में बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ ऐसा दिया जाता है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y रेज़ टू 3, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू a स्क्वायर c क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, या a स्क्वायर b क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ b इनटू c। तो ऐसे कुछ बिट आपको दिए जाते हैं और बोलते हैं कि a क्वांटिटी में 1% एरर है, b क्वांटिटी में 2% है, c क्वांटिटी में 3% है और d क्वांटिटी में 4% एरर है। बताओ कैपिटल A में कितना परसेंट एरर होगा। तो एट दैट टाइम उसका कॉमन एरर निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला डेल्टा a बाय a परसेंट इज इक्वल टू 2 into small delta a divided by a percent plus 3 into delta b by b percent plus half into, अब स्क्वायर रूट रहा तो यहाँ पर हाफ लेना, हाफ इंटू डेल्टा d by b परसेंट प्लस डेल्टा c by c। ओके, परसेंट। तो इस वजह से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं a। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, याद रखना इस टाइप के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन अगर आते हैं हमें सीटी में मेजरमेंट के ऊपर, तो पहला क्वेश्चन डायमेंशन पर फिक्स रहेगा, दूसरा क्वेश्चन एरर्स पर आ सकता है ऐसे वाले बिट पर, जरूर याद रखिएगा। ओके, और थर्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर या फिर बेसिक पार्ट में से आ सकता है। तीन ही प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर क्वेश्चन आने का, तीनों भी अच्छे से करके रखोगे तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इस टॉपिक का। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं, राउंड ऑफ। छोटे छोटे बिट से आप रिमेनिंग इस टॉपिक के मेजर पोर्शन तो इस टॉपिक का खत्म हो गया। अब देखो राउंड ऑफ सिंपल बिट है, कोई भी
जो हमारे फिजिक्स के वैल्यूज होते हैं, ये बहुत बड़े-बड़े वैल्यूज होते हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए, ओके, उसके इंपॉर्टेंट डिजिट को हम कंसीडर करते हैं, तो फिर जो रूल इस्तेमाल करते हैं हम उसे राउंड ऑफ कहा जाता है। जैसे कॉमन एरर होता है हमारे फिजिक्स में, जो लॉग टेबल होता है, वो हम पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट का देख सकते हैं। मतलब 4 ही डिजिट का आप लॉग टेबल में वैल्यू देख सकते हो। अगर कोई वैल्यू 5 डिजिट का आ जाए, तो उसका अगर लॉग देखना हो, तो फिर एट द टाइम हम उस वैल्यू को, उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मतलब नियरेस्ट इजी इंटीजर पर, या फिर कुछ रूल्स होते हैं उसके, उसके नियरेस्ट इंटीजर पर हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके, तो कैसे करना है ये राउंड ऑफ, देखो आप, अगर राउंड ऑफ डिजिट 6 7 8 9 अगर रहा, ओके, ये फर्स्ट रूल है राउंड ऑफ का, तो एट दैट टाइम हम उसे, उस डिजिट को निकालकर उसके प्रीसीडिंग डिजिट में, उसके पहले वाले डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे आपको अगर नंबर दिया जाए 2.89, ओके, अब ये लास्ट वाला डिजिट हमें राउंड ऑफ करना है सपोज, ओके, तो ये पहले रूल में आता है, इस कारण उस डिजिट को निकाल दो और उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 से इंक्रीमेंट करो, तो क्या बन जाएगा, 2.9, तो ये होगा इसका राउंड, ठीक है। इसके बाद ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल कुछ ऐसा है, अगर राउंड ऑफ डिजिट 1 2 3 4 अगर कुछ ऐसा रहा, तो फिर उस राउंड ऑफ डिजिट को निकालकर उसके प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लिख डालो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे 2.41 है, तो राउंड ऑफ डिजिट कौन सा हुआ हमारा, सपोज अगर हमें 1 को राउंड ऑफ करना हो, तो फिर हम उसे निकालकर उसके प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, तो इसका राउंड ऑफ क्या होने वाला है, 2.4, ओके। इसके बाद थर्ड वाला रूल रहेगा, अगर राउंड ऑफ डिजिट देखो आप 1 2 3 4 रहा तो क्या होना है ये पता है मैंने, 6 7 8 9 रहा तो क्या करना है ये बताया, सिर्फ एक ही डिजिट रिमेनिंग है और वो है 5। तो अगर 5 रहता है हमारा राउंड ऑफ डिजिट, तो दो प्रोबेबिलिटी होते हैं। पहले तो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है या फिर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, ये चेक करना होता है। प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उस 5 से पहले आने वाला डिजिट, तो वो अगर ऑड रहा तो रूल फर्स्ट जैसा प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करो, और वो अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन रहा तो उसे राउंड ऑफ डिजिट को निकाल कर एज इट इज नंबर लिख डाल। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राउंड ऑफ डिजिट अगर 2.3435 और 2.345, इन दोनों में क्या फर्क है, प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पर ऑड है, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, ओके, तो यहाँ पर ऑड है, इस कारण हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ डिजिट मतलब 5 को तो निकाल ही देना है, उसकी प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करना है, तो इसका राउंड ऑफ 2.4 बन जाएगा। और यहाँ पर 5 को निकालकर हम उसकी प्रीसीडिंग डिजिट में डिजिट को एज इट इज लिखने वाले हैं, क्योंकि ये इवन है, तो इसका भी राउंड ऑफ कितना आने वाला है, 2.4। तो ये रहेगा राउंड ऑफ का रूल। बस इतना ही बीटे याद रखिएगा इसे, इसके आगे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ अगर पॉइंट के पहले वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना हो, तो राउंड ऑफ करने के बाद उसकी जगह 0 देना मत भूलिएगा, ओके। मतलब एक एग्जांपल बता दो मैं आपको, 1892 है, ठीक है, तो अगर हमें लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना है, ये 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पर पॉइंट कहीं पर नहीं, मतलब वो लास्ट में होता है, ओके, तो पॉइंट के पहले वाले डिजिट को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, जैसे 1892, तो 2 राउंड ऑफ डिजिट है हमारा, तो उसे निकालकर रिमेनिंग डिजिट हम एज इट इज लिखते हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर 189 बन जाएगा। लेकिन ये और ये नंबर में देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है, ये 1892 है, ये 189 है, तो ऐसे राउंड ऑफ नहीं होता है। पॉइंट के पहले अगर राउंड ऑफ करना हो तो उसकी जगह 0 देना मत भूलिएगा। इसके पहले जो एग्जांपल लिए थे मैंने, उन सभी एग्जांपल में मैंने पॉइंट के बाद वाले डिजिट को राउंड ऑफ किया था, उस कारण 0 देना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब हम पॉइंट के पहले वाले डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं तो 0 देना मत भूलिएगा। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो हमारे मेजरमेंट के इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। इसके 8 या 9 रूल्स होते हैं, जो पीडीएफ में आपको देने वाला हूं उसमें हर एक रूल लिखकर उसका एग्जांपल दिया है। यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट में कुछ उन रूल्स को डील करते हैं। सबसे पहला रूल है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कोई भी मेजरमेंट में जैसे 1 2 3 4 केजी अगर ऐसा कुछ मेजरमेंट है किसी मास का, तो एट दैट टाइम इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहने वाले हैं, 4, क्योंकि सभी नॉन जीरो डिजिट से इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 रहने वाला है। और सेकंड रूल है, द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट 101 केजी है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहने वाले हैं, 3, मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट रहने वाला है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रूल होता है, जीरो टू द
zeros to the left of the zeros to the right of the non-zero digit, zeros to the right of the decimal point but to the left of the non-zero digit are not significant. Okay, जैसे ये 0.012 kg रहा तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 आने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अगर ये जीरो देखो आप कुछ ऐसा अगर रहा 0.120 kg तो फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द दिस इज द, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहने वाले 3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कभी भी अगर पावर रहा 1.6 into 10⁻19 तो पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में इफेक्ट नहीं करेगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहने वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम किसी सिस्टम को जैसे 161 सेंटीमीटर है और मैं इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना होने वाला है 1.61 मीटर। ठीक है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हम यूनिट को चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और यहाँ पर भी 3 रहने वाले हैं। तो कुछ ये 7 से 8 कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, इतने ही याद रखिएगा। और एक लास्ट वाला है वो लेकर हम स्टॉप करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। देखो अब आपको एक नंबर दिया गया है 1200, अब इसका डेसिमल पॉइंट उन्होंने बताया नहीं कि कहां पर है, तो हमें ऐसा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट वाले जीरो के बाद में होगा। ओके, तो हम ये खुद वहां पर डेसिमल पॉइंट दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। वो अगर कुछ ऐसा देते हमें 120.0 तो ये उन्होंने दिया हुआ डेसिमल। ओके, इसे हम कंसीडर करें कि ये जीरो यहाँ पर होगा इस नंबर का, तो एट दैट टाइम ये जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर किया जाता है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहने वाले हैं 2। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेकिन अगर यही क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है तो फिर वो जीरोस को कंसीडर करना। ओके, मतलब 1200 सेकंड्स अगर उन्होंने लिखा तो फिर इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 रहने वाले। पहले तो ये नंबर था, ये कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं था, इस कारण इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 आए। ये दो जीरोस को हमने सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब यही दो जीरोस को हम कंसीडर करते हैं अगर ये किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। ओके, या फिर अगर अंडरस्टूड डेसिमल यहाँ पर हो, मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड डेसिमल नहीं है, रियली उन्होंने डेसिमल पॉइंट दिया है, तो फिर उसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 रहने वाले। ये थोड़ा रूल अलग है, याद रखिएगा। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स पर ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट बीट है अब हमारा, इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। और वो रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी क्वांटिटी के पावर के साथ डील करने वाला ये रूल है। कोई भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के साथ। याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जितना यूनिट बड़ा होगा उतना न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, और जितना यूनिट छोटा होगा उतना न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा रहने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जैसे अभी मैंने लिख कर दिया था 161 सेंटीमीटर, तो नंबर बड़ा है लेकिन यूनिट छोटा है। अगर वही हम यूनिट को बड़ा कर देते मतलब 1.61 मीटर, तो यूनिट बड़ा है लेकिन नंबर छोटा हो गया। सो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो देखो अब, तो कोई भी क्वांटिटी को हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उस क्वांटिटी का, इसे अगर हमें हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते वक्त क्या करना है, एक विंडो में लिखना है। और वो विंडो कुछ ऐसा होता है, दिस विंडो इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन और इक्वल टू, दिस नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0.5 बट लेस देन 5। तो ऐसा अगर ये नंबर में अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, और इस सिचुएशन में जो 10 का डेसिमल पावर होगा उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें आता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो मुझे अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मुझे इस नंबर को इस विंडो में फिट करना पड़ेगा, 0.5 से बड़ा 5 से छोटा। तो क्या इस विंडो में ये है नंबर? नहीं है, मतलब ये 6.67 है जो 5 से बड़ा है, लेकिन हमें 5 से नंबर छोटा चाहिए, तो मुझे इसके पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं
राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये नंबर और आगे चला जाएगा, मुझे इस पॉइंट को डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। और क्या होगा ये 0.667 इंटू, फिर ये 10 का पावर 1 कम हो जाएगा और वो आएगा, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं इस कारण पावर 1 से कम होगा और यहाँ पर ये -10 आने वाला है। ठीक है, तो फिर क्या आने वाला है ये, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब ये नंबर देखो इस विंडो में फिट बैठता है, तो इस विंडो में नंबर आने के बाद जो 10 का पावर रहेगा उसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और 10 का पावर -10 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 raised to -10। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे आपको पूछा जाता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तो अब ये 6 भी हमारे विंडो में नहीं है, 0.5 और 5 के बीच में नहीं है, इस कारण हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। 0.6 इंटू कितना आने वाला है 10 raised to 25, एक पावर राइज होने वाला है। ओके, तो 24 + 1 25 हो जाएगा, और फिर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है 25। ठीक है, कुछ दिक्कत अब यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे बिट्स पर क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा हमारा टॉपिक है मेजरमेंट का, इसके ऊपर बेसिक 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं सीडी में, याद रखिएगा। अब इसमें से अगर कोई भी ज्यादा जल्दी हो जाता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस टॉपिक का जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे डाउनलोड करके आप हर एक टॉपिक के बीट्स के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिटेल में वहां पर मैंने लिख कर दिए, तो आप उनको जरूर लिखिएगा शॉर्ट में, और फिर इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर के मेरे वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। ओके, तो इसके बाद हम स्केलर्स और वेक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, 2 या 3 ही बीट है इसके। जैसे पहला बीट होगा इसका, कुछ वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, उस क्वांटिटी ने वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज ओबे करना पड़ता है, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। करंट इज द क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज direction of current is not specified, it is changes in every direction। ओके, उसका जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है हर पॉइंट पर, इस कारण करंट ये स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। मोreover अगर आप हायर लेवल के बुक कंसीडर करते हैं तो वहां पर इन्हें टेंसर क्वांटिटीज कहा जाता है, जिन क्वांटिटी को डायरेक्शन होता है लेकिन वो वेक्टर के लॉ ओबे नहीं करते, ऐसे क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। हमारे फिजिक्स में सरफेस टेंशन, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद करंट, ये ऐसे क्वांटिटीज है जिनको डायरेक्शन होकर भी ये स्केलर। ओके, मोreover दैट उनको हम टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं। ऑप्शन में अगर टेंसर मिले तो टेंसर लिखना, या फिर स्केलर मिले तो स्केलर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन है अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसके बाद वेक्टर का लॉज होते हैं एडिशन के, जैसे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब p + q करो आप, वेक्टर p + वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q + वेक्टर p, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। इसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव मतलब वेक्टर p + q + r, तीन वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं हम, पहले हम लास्ट वाले दो को ऐड करके उसमें p ऐड करने वाले हैं, या फिर पहले दो वेक्टर को ऐड करके हम उसमें अगर लास्ट वेक्टर ऐड करते हैं तो आंसर सेम ही आता है, इसे एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। ओके, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, वो भी वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल के दो साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं तो जो थर्ड वाला वेक्टर रहेगा, जो थर्ड वाला ट्रायंगल का साइड रहेगा, ये रिजल्टेंट कहलाएगा इन दोनों भी वेक्टर्स का। ओके, तो p + q अगर तो इनका रिजल्टेंट r होगा, और r इज इक्वल टू क्या आएगा वेक्टर p + वेक्टर q, तो इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। ओके, तो इसका डेरिवेशन भी होता है हमें, और इन्हीं दो वेक्टर्स को अगर हम इनकी कुछ इक्वल वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो फिर ये पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है। क्या रहेगा ये लॉ, देखो आप, तो इसके ऊपर डेरिवेशन होता है, हमें 11th में आपने देखा होगा। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं p एंड q, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ है थीटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा
उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हमें फिर P और Q का इक्वल वेक्टर ड्रॉ करना होता है ऐसे, फिर ये पैरेललोग्राम बन जाता है और फिर इसका डेरिवेशन करना पड़ता है। फिर इसके बाद रिजल्टेंट का ये R जो रहेगा रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मिल जाता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फॉर्मूला यहीं पर नहीं, हमें बहुत सारे हायर लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं नीट जेईई में, तो ये इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो याद रखिए इस फॉर्मूले को अच्छे से। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, इसके बाद और डायरेक्शन अगर निकालना हो हमें रिजल्टेंट का, जैसे ये वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट पी के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो एंगल कौन सा है, अल्फा। तो ये अल्फा अगर निकालना हो हमें, तो उस अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। एक ट्रिक याद रखिएगा, ये रिजल्टेंट का एंगल अगर p के साथ है ना, तो ये p यहां पर आएगा। ओके, और अगर ये रिजल्टेंट का एंगल हम q के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एट दैट टाइम इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, p की जगह q आएगा और q की जगह p, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। मतलब ये रिजल्टेंट एंगल किसके साथ क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर ये यहाँ का वैल्यू डिपेंड रहेगा। ये वाला वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसके ऊपर ही ज्यादा माइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है रिजल्टेंट होने के बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या बताता है हमें, दो वेक्टर को सिंगल वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बताता है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं हम, कोई भी एक सिंगल वेक्टर को हम दो वेक्टर्स में उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यह वेक्टर रहा तो ये fx और ये fy, ऐसे दो कंपोनेंट्स में हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है और इसे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा रिलेटेड होता है, हमेशा याद रखना, थीटा से रिलेटेड जो कंपोनेंट रहेगा उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट उसके साथ परपेंडिकुलर में रहता है। तो अगर इस f का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें इन कंपोनेंट से, तो ऐसे निकाला जाता है अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, और इस f को अगर रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ fx एंड fy, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है fx i कैप प्लस fy j कैप। ठीक है, सो ये रहेगा फाइनल आंसर। इसके बाद देखो, अगर ये 2D वेक्टर रहा तो कुछ ऐसे कैसे आएगा, अगर 3D वेक्टर रहता है तो एट द टाइम उसके थ्री कंपोनेंट्स रहते हैं fx fy एंड fz। ओके, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, तो ऐसे थ्री कंपोनेंट्स वहां पर आते हैं। ठीक है, f इज इक्वल टू, तो एट दैट टाइम यहाँ पर हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं इनके। जैसे इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर अल्फा है तो cos अल्फा इज इक्वल टू आएगा fx बाय f, cos बीटा अगर हम निकालते हैं तो उसका आएगा fy बाय f, और cos गामा अगर आ जाए तो वो आएगा fz बाय z। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को। तो हमें पूछा जाता है कि ये गिवन वेक्टर, कोई भी गिवन वेक्टर दिया जाता है, ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट करेगा, z एक्सिस के साथ कितना करेगा, ये अगर निकालना हो तो एट द टाइम आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हुआ है रिजोल्यूशन। इसके बाद आप दो ही बीट है, पहला बीट है आप डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कभी कभी स्केलर आता है तो कभी कभी वेक्टर आता है। दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे वेक्टर a और वेक्टर b, उसके बाद अगर एक वेक्टर मिल रहा है हमें, सॉरी एक रिजल्टेंट मिल रहा है और ये रिजल्टेंट अगर स्केलर मिलता है तो इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, और ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट हम cos थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, और ये a और b क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो आपको दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से निकालिएगा। डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल निकलता है और क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकलता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट इजी होता है और जल्दी निकलता है आंसर, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट प्रिपेयर कीजिएगा। a डैश डॉट b डैश डिवाइडेड बाय ab, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो इस फॉर्मूले से निकालिएगा। अब ये a डैश डॉट b डैश कैसे निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो a1 b a2 a3 क्या है, these are the component
x y and z component of vector a, b1 b2 b3 क्या है, these are the x y and z component of vector b. ओके, मतलब अगर हम वेक्टर a को रिप्रेजेंट करते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, एट द टाइम इस वजह से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाता है. इसके बाद लास्ट फिट है क्रॉस प्रोडक्ट. तो दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा वो भी अगर वेक्टर फॉर्म में मिले तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, उसे क्रॉस से डिनोट किया जाता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी साइन थीटा से. ठीक है, ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी है. ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा इजी बात नहीं होता है, इसके लिए हमें डिटरमिनेंट लेना पड़ता है. a डैश क्रॉस b डैश इज इक्वल टू i j एंड k. ओके, फिर यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3, a1 a2 a3 b1 b2 b3, these are the x y and z component of vector a and vector b. अगर हम वेक्टर a को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर a के कंपोनेंट पहले आने वाले b के बाद. अगर b को a के साथ करते हैं तो b के कंपोनेंट ऊपर आने वाले और a के नीचे. याद रखना, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ. मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a. मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहता है लेकिन डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं रहता है. अगर वेक्टर a कुछ ऐसा है, वेक्टर b कुछ ऐसा है, तो इनका जो रिजल्टेंट रहता है ना, ये दोनों को भी परपेंडिकुलर रहता है, इसको भी और इसको भी. याद रखिएगा, ये स्पेशलिटी होता है क्रॉस प्रोडक्ट का. अल्टरनेटली ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर. मतलब वेक्टर a और वेक्टर b को एट द टाइम उनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर मिलेगा आपको a डैश क्रॉस वेक्टर b डैश का, तो ये भी इन टर्म्स ऑफ i j के आएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में रहेगा. अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो इन दोनों का, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, मतलब ये दो वेक्टर्स के बीच में जो पैरेललोग्राम सब्सटेंड होने वाला है, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया रहेगा, ये एरिया हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देता है. और इन दो वेक्टर्स के बीच में जो ट्रायंगल रहता है, इस ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए हमें, तो इस मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई करना. इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू वेक्टर b, तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर a एंड वेक्टर b. सो दिस इज द फाइनल बिट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है. इसके आगे की वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स में बताने वाला हूँ रिलेटेड टू द यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड स्केलर वेक्टर. तो उसे देखना मत भूलिएगा. थैंक यू.